पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने चुनाव आयोग के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ही इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी का वास्तविक हकदार घोषित किया गया था। अजित पवार गुट ने इससे पहले 7 फरवरी को शीर्ष अदालत में एक कैविएट याचिका दायर की थी जिसमें गुहार लगाई है कि शरद पवार गुट की ओर से यदि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाती है तो उसका अजीत गुट पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में कोई एक तरफा आदेश नहीं पारित करने की गुजारिश की है। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को अजीत पवार गुट को वास्तविक एनसीपी घोषित करते हुए चुनाव चिन्ह घड़ी का निशान का हकदार बताया था। अजित पवार ने पार्टी के कई अन्य विधायकों के साथ पिछले साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष पेश हल्फनामे में एनसीपी के कुल 81 विधायकों में से 57 का समर्थन हासिल करने का दावा किया था, जबकि शरद पवार गुट के साथ मात्र 28 विधायकों का एक साथ होने की बात कही गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर मनसे का धरना आंदोलन। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कई महीनों से प्रलंबित श्रमिकों की ग्रेच्युटी समस्या और कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं देने के आदेश के खिलाफ मनसे का धरना आंदोलन। यह आंदोलन मीरा भाईंदर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय के बाहर किया गया। इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व मनसे कामगार सेना के उपाध्यक्ष केतन नायक ने किया। आंदोलन के दौरान मनसे कामगार सेना के उपाध्यक्ष केतन नायक प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। महानगर पालिका के अधिकारियों ने अगले महीने के भीतर ग्रेच्युटी देने का वादा किया। इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे और उपायुक्त रवि पवार उपस्थित थे। यही नहीं, मनसे ने कर्मचारियों से कहा कि समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो मनसे स्टाइल में आंदोलन करने की चेतावनी दी। हम बताइए और किस तरह का आज आंदोलन किया गया, किस तरह की मांग थी कर्मचारियों की? मेरा नाम केतन नाइक है, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो हमारी महानगर पालिका में हमारे कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका काफी सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज होके काफी समय हो चुका है। जैसे पहले के ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट नाम की जो कंपनी थी उसको नए तरीके से काम दिया गया और उसके साथ में और एक कंपनी को भी काम दिया। तो हमने आज अधिकारियों को वही समझाने की कोशिश की कि जो वर्कर का टेन्योर खत्म हो चुका है 5 साल का, उनको उनकी ग्रेच्युटी देना बंधनकारक था, लेकिन अब तक महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ग्रेच्युटी दी नहीं है। इसके लिए हमारी तरफ से 8-10 दिनों पहले उनको निवेदन दिया गया था। सब हमारी तरफ से जो इनिशियल प्रोसेस करनी होती है वो हमने की थी, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कागज हिला नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। इसके लिए सारे वर्कर्स आज गेट पे आए थे और इस गेट पे आए वर्कर का जो भी कहना था वो हमने अधिकारियों के पास रखा। उसके अलावा वर्कर की एक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड यहाँ पे चल रही थी। महानगर पालिका ने भले ठेकेदारी पद्धति से काम दिया हो, लेकिन महानगर पालिका खुद वर्कर की बदली करने में इंटरेस्टेड नजर आती है। मुझे लगता है वर्कर के बदली का आदेश निकालने का पालिका को कोई भी अधिकार नहीं है, और अगर पालिका ऐसा कर रही है तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के कोई तो अलग यूनियन लीडर या कोई नेता के दबाव में पालिका ये आदेश निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ हुजूम बढ़ रहा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मेंबरशिप बढ़ रही है। ये शायद कुछ यूनियन लीडर को देखा नहीं जाता होगा, तो इसकी वजह से शायद उन्होंने ये बदली का खेल खेला है। लेकिन आज सारे वर्कर ने एक आवाज से कहा है कि ये बदली उनको मान्य नहीं है और वर्कर अपने दम पे उसको विरोध करने वाले हैं। सर, अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन ने किस तरह का आपको आश्वासन दिया? प्रशासन ने आज हमें एक आश्वासन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर, आज से लेके 1 महीने के अंदर जितने भी वर्कर को ग्रेच्युटी नहीं मिली है उसका जो अधिदान होता है वो करना वो शुरू करने वाले, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। उसका लेखी कागज भले हमें ना मिला हो, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर जितने वर्कर को ग्रेच्युटी नहीं मिली है उनका देना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने में सबको मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट पेमेंट ऑफ वेजेस शुरू हो जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन हर इस तरह की जो संस्था जो होती है, स्वराज संस्था होती है, वहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी यूनियन होती है। हर कोई अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता है, अपना लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप मनसे के साथ में ही लोग रहे, ऐसा आपका कहना है? मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है। देखिए, वर्कर जो होता है, वर्कर को अपनी यूनियन और अपनी संगठन चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब वर्कर की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई यूनियन कमजोर हो रही है और वो कमजोर ना हो उसके लिए वर्कर की बदली करी जा रही है, तो ये गंभीर विषय होता है। यूनियनों ने अपने कितने मेंबर बढ़ने चाहिए, उसके लिए कितना काम करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी वो अपनी यूनियन बढ़ा सकते हैं, जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाते समय अगर वर्कर का नुकसान होने वाला होगा, वर्कर की अगर ईज ऑफ वर्क उसका खराब होने वाला रहेगा, तो उसका ध्यान और उसका भान हर यूनियन लीडर ने रखना बहुत जरूरी है। देखा ये भी गया है कि जो वर्करों का जो पेमेंट जो महानगर पालिका को देना होता है वो उन तक पूरा पहुंचता नहीं है।
100% पहुंचता नहीं है, उनमें 30% या 40% जिनको पहुंचते हैं, 20 के जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर खा लेते हैं। इसके लिए आपके तरफ से क्या कोशिशें की जाएगी भविष्य में कि वर्करों को उनका पूरा पगार मिल सके? मुझे अभी जो जानकारी मिली है और जो डेटा मेरे सामने है उसके मुताबिक वर्करों को मिनिमम वेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन इसके पहले का जो टेन्योर था उसमें जो वर्करों को मिनिमम वेजेस दिए नहीं गए उसके खिलाफ हम लोग कामगार आयुक्त कार्यालय में भी गए हुए, और वहां से जब हमें फेल्योर रिपोर्ट मिलेगा हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हमारा एक पैसा जो भी बचाया है वो हम लोग पूरा लेके आएंगे, इतना हमारा गारंटी। मैडम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में बीजेपी दफ्तर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की। चौहान ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उनके साथ आज कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजोरकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस अवसर पर हमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कद्दावर नेता का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा दोनों में काम किया, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कई मंत्रालयों में काम किया है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले से अपील करता हूं कि वे पार्टी फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अशोक चौहान को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के रूप में स्वीकार करें। अशोक चौहान ने सदस्यता के लिए 500 रुपए का भुगतान किया। फडणवीस पूर्व एमएलसी और अशोक चौहान के कट्टर समर्थक अमर राजोरकर का भी बीजेपी में आने पर स्वागत किया। उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं उनका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आप सभी को संबोधित करें। राज्य के उप मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मुंबई भाजपचे सवयीचा परिणाम आहे, 50 वर्षाची सवय आहे, 50 वर्षाची सवय असल्यामुळे मुंबई भाजपाचे पहिली प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाच्या कार्यालयामध्ये होत आहे, तेवढं थोडंसं मला एक्सक्यूज करा, आज पहिलाच दिवस आहे, कालच राजीनामा दिल्यामुळे एकदम स्विच ओव्हर थोडासा, परंतु आमचे मित्र भाजपाचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी, खासदार प्रताप पाटील, आमचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, लातूरचे आमचे खासदारजी, ज्यांनी आमचे या ठिकाणी उपस्थित असलेले अमर राजूरकरजी आणि सर्व विधान परिषदेला आमचे नेते आणि सर्व आमचे सहकारी उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, बावनकुळेजी, आशिष शेलारजी आणि भाजपाचे असंख्य इथे चाहते, ज्यांनी मनापासून मला माझ्यावर प्रेम केलं, म्हणजे आम्ही विरोधी पक्षात असताना सुद्धा आणि सत्तेमध्ये असताना सुद्धा महाराष्ट्राची एक वेगळी परंपरा राहिलेली आहे की एकमेकांविषयी असलेले आमचे संबंध राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा आम्ही सर्वांनी एक दुसऱ्याला साथ दिलेली आहे। विकासात्मक कामासंदर्भामध्ये ही महाराष्ट्राची परंपरा राहिलेली आहे आणि त्यामुळे मला आज माझ्या आयुष्याची एक नवीन सुरुवात मी करत आहे असं मी निश्चित म्हणेन। इतके वर्ष मी गेल्या 38 वर्षाचा माझा हा राजकीय प्रवास हा मी आज बदल करत आहे आणि त्यातून आज भारतीय जनता पक्षाच्या या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांची ती स्फूर्ती घेऊन, त्यांची प्रेरणा घेऊन या देशामध्ये राज्यामध्ये चांगलं काम करता आलं पाहिजे, सकारात्मक भूमिका घेऊन पुढील वाटचाल आपल्याला करता आली पाहिजे आणि राज्याच्या देशाच्या प्रगतीमध्ये आपला हात आपण निश्चित योगदान दिलं पाहिजे।
या प्रामाणिक भूमिकेतून मी आज या ठिकाणी आज पक्षामध्ये प्रवेश करत आहे. मला निश्चित सांगितलं पाहिजे की आजवर मी राजकीय क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना एक सकारात्मक दृष्टिकोन डेव्हलपमेंटल ऍटिट्यूड घेऊनच मी नेहमी पुढे राहिलेलो आहे. देवेंद्रजी विरोधी पक्ष नेते होते, मी मुख्यमंत्री होतो, तोही कालावधी त्यांनी अनुभवलेला आहे, मी अनुभवलेला आहे. आणि डेव्हलपमेंटल कामामध्ये नेहमी पॉझिटिव्ह भूमिका घेऊन आम्ही दुसऱ्याला साथ मी दिलेली आहे. आणि मलाही सुद्धा मला सांगितलं पाहिजे की विरोधी पक्षात असल्यामुळे सुद्धा कधी असं जाणवलं नाही. ठीक आहे, काही सरकारची तक्रारी होत्या, मान्य करेल, सरसकट सर्वांनाच काही समाधानाचं म्हणणार नाही, परंतु न्याय जिल्ह्याला मतदारसंघाला देण्यासंदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी निश्चित आमच्यासाठी पॉझिटिव्ह भूमिका नेहमी घेतलेली आहे. असो, त्यामुळे जिथे मी राहिलेलो आहे त्या ठिकाणी मी भाजपवर प्रामाणिकपणे काम केलेलं आहे. आणि मी आपल्याला ग्वाही देऊ इच्छितो की भाजपामध्ये आज प्रवेश घेत असताना तीच भूमिका घेऊन प्रामाणिकपणे भाजपामध्ये काम करेन. पक्षालाही कसं ताकद मिळेल, आगामी निवडणुकीमध्ये यश जास्तीत जास्त जागेवर महाराष्ट्रामध्ये, देशात तर मिळेलच, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने अधिकच्या जागा या भारतीय जनता पक्षाला मिळू शकतील या बाबतीमध्ये निश्चित माझ्याकडून जो माझा अनुभव आहे, जो प्रयत्न आहे, तो निश्चित माझ्याकडून होणार आहे. हे राजकारण हे एक सेवेचं माध्यम आहे आणि मला वाटतंय की मला कोणावरही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मी कालही स्पष्ट केलेलं आहे. मला ठीक आहे, पक्ष सोडल्यानंतर अनेक सहकारी त्याच्यामध्ये काही विरोधी बोलतात, कोणी काही टिप्पणी करते, काही लोकांनी समर्थन केलंय, विविध ज्याला आपण म्हणू की मतभिन्नता असू शकते. व्यक्तिगत स्वरूपाचे कुठले दोषारोप मी कोणावर केलेले नाही, करणार नाही. मी आजपासूनच इथे पॉझिटिव्ह कामाला लागलेलो आहे. मला बावनकुळेजींनी आताच पावती दिलेली आहे पक्ष प्रवेशाची आणि त्यांना मी पैसे देऊन सुद्धा म्हणजे उधार ठेवलेलं नाही. जी काही फीज आहे ती त्यांना मी पक्ष प्रवेशाची त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आपल्याला माहिती की प्रधानमंत्र्यांनी सबका साथ सबका विकास हे ब्रीदवाक्य घेऊन या देशामध्ये अनेक महत्वपूर्ण पैलू विकासाच्या संदर्भातले देशाभरात आपण पाहतोय की मोठ्या प्रमाणावर जे इम्प्रेस आम्ही झालेलो आहोत. आम्ही म्हणजे मला सांगायला हरकत नाही, आम्ही विरोधी पक्षात असताना सुद्धा कधीही व्यक्तिगत स्वरूपाचे दोषारोप एकमेकावर कधी केले, मी तरी कोणावर केले नाही. आणि जे चांगलं काम झालं, आमच्या काळात जे चांगलं काम झालं त्याची प्रशंसा देवेंद्र भाऊंनी वेळोवेळी केली. आम्ही सुद्धा त्यांच्या विद्यमान सरकारमध्ये जे चांगलं काम होत आहे त्याची प्रशंसा आम्ही सुद्धा केलेली आहे. कधी वेळेवर आमच्यावर टीका होते की तुम्ही फार माइल्ड आहात, तुम्ही काही टीका विरोधी पक्षावर करत नाही किंवा सत्ताधारी पक्षावर करत नाही. हेतू तो नाही आहे. महाराष्ट्राची जी परंपरा आहे, जी सभागृहामध्ये एकमेकाविषयी असलेली जी भूमिका असते विरोधी म्हणून, ती प्रामाणिकपणे विरोधात असतात केलेलीच आहे. परंतु सभागृहाच्या बाहेर मात्र व्यक्तिगत ते जाऊन पॉलिटिकल पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र